हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो में ना जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, ठीक है, और वो देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो खास आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों आज की वीडियो में ना हम क्लास 10th गणित, ठीक है, गणित में चैप्टर 1 रियल नंबर है ना, चैप्टर 1 रियल नंबर है, उसको आज हम ना सॉल्व करने वाले हैं। पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को हम ना वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम ना चैप्टर 1 की वन शॉट वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो यह वीडियो खास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th गणित, ठीक है, क्लास 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम ना चैप्टर 1 को बिल्कुल खल्लास कर देंगे, ठीक है, जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का हम ना वन शॉट लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बात ऐसी है, हम ना चैप्टर 1 को फिनिश करने से पहले उसका कुछ थोड़ा सा बेसिक है, उसको हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। बिना हम बेसिक के एक भी क्वेश्चन को हम हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका जितना भी बेसिक है, प्रमेय वगैरह, उन सभी को हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, फिर हम ना धन धनाधन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी ये प्रमेय है, ठीक है, पहली ही प्रमेय है, ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि भाई ये प्रमेय क्या कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ये प्रमेय क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों प्रमेय क्या कहना चाह रही है, इसको हम ना थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों जबरी प्रमेय कह रही है कि हमारे संसार में जितनी भी भाज्य संख्या है ना, जितनी भी भाज्य संख्या है उनको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम गुणनखंडित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम ना इसका मतलब सीखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले देखिए दोस्तों हमें दो शब्द यहाँ पर देखने को मिले हैं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको भाज्य और अभाज्य पता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले हम ना भाज्य और अभाज्य को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भाज्य को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भाज्य है ना वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 से, ठीक है, 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर हों, ठीक है, फैक्टर हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो तो वो हमारी भाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना दोस्तों। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा अधिक फैक्टर हों, ठीक है, 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जिस नंबर का जो फैक्टर होगा वो उसको भाग कर देगा। फैक्टर का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने एक भाज्य संख्या ली है 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 4 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 4 कौन कौन से नंबर से भाग हो सकता है, 4 को कौन कौन सी संख्या भाग कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों एक तो पहली संख्या है 1, ठीक है, 1 4 को भाग कर देगी, ठीक है। अब दूसरी संख्या है 2 भी तो 4 से भाग कर देगी, ठीक है, 2 है ना वो 4 को भाग कर देगी, बिल्कुल कर देगी। और देखिए दोस्तों ये स्वयं भी तो है, ये स्वयं भी तो, ये स्वयं से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 4, ठीक है, ये 4 के फैक्टर हैं, ठीक है। इन नंबर से ये क्या होगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके देखिए दोस्तों 1 2 3, ठीक है, 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। बस आपको सीधा सिंपल ये याद रखना है, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों वो हमारी भाज्य संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6, ठीक है, 6 को हम कौन कौन से नंबर से यहाँ पर भाग कर सकते हैं, एक तो हम 1 से कर देंगे, ठीक है, 2 से भी कर देंगे, 3 से भी कर देंगे और ये स्वयं से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी भाज्य संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 भी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी संख्या हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने भाज्य संख्या को सीख लिया है। अब देखिए दोस्तों ये अभाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या भाई कौन सी होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगी ना तो फिर आप आगे क्वेश्चन को ना बहुत ईजी से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभाज्य वो संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं जिसके, ठीक है, जिसके केवल, ठीक है, केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है, फैक्टर हों, ठीक है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2, ठीक है, पहली संख्या 2 है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या होगी, अभाज्य संख्या है। तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 1 है, ठीक है,
और एक ये स्वयं है, ठीक है। तो इसके अलावा और ये कोई सी संख्या से ये भाग नहीं होगा, ठीक है। एक तो एक से हो सकता है, एक या ये स्वयं से हो सकता है, ठीक है। तो इसके 1 2 केवल 2 ही तो फैक्टर हैं, ठीक है। जब 2 फैक्टर हैं तो ये अभाज्य संख्या। ऐसे ही 3, ठीक है। 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा। ऐसे ही अगर हम ना यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 की बात करें तो 7 देखिए दोस्तों ये 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा। 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 9 भी नहीं होगा दोस्तों, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाएगा तो स्वयं से कट जाएगा और ये 1 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 9 नहीं होगा, 9 की जगह यहाँ पर ये 11 हो सकता है क्योंकि 11 ये देखिए दोस्तों 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 11 है, ठीक है, और ये स्वयं से कट सकता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने ये दोनों चीज़ सीख ली है, ठीक है। अब ये प्रमेय को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय कहती है कि जितने भी भाज्य संख्या है ना उन्हें हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं 6, ठीक है। तो 6 हमारी क्या है, 6 हमारी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 और 3 6 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 3 क्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है ना, तो 6 को क्या करेंगे, 6 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये 6 एक भाज्य संख्या है और 2 और 3 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम इसको ना गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम ना 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या को हम ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम 12 को लिखें, ठीक है, तो 12 क्या है, 12 हमारी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 12 एक हमारी भाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये 12 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम 12 को हम इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। ये भी टॉपिक आपके लिए समझना जरूरी है, एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, ठीक है। लीस्ट LEAST, ठीक है। लीस्ट कॉमन, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ना एलसीएम को समझते हैं, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट माना सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है दोनों संख्या में उभयनिष्ठ होना चाहिए, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसा छोटा नंबर जो दोनों की पहाड़े में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना एलसीएम निकाल रहे हैं 8 और 12 का, ठीक है। 8 और 12 का अगर एलसीएम निकाले, ठीक है, तो क्या होगा, 8 के पहाड़े में ऐसे सबसे छोटी संख्या हो जो दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए, ठीक है। तो 8 का हम पहाड़ा लिखेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। और 8 6 32, ठीक है। ये 8 का पहाड़ा इस तरह से ही चलता जाएगा, ठीक है, नीचे चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 1 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 12 3 36, 12 6 48, ठीक है। अब देखेंगे इस दोनों पहाड़े में, ठीक है, सबसे छोटी संख्या देखेंगे जो दोनों के पहाड़े में हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 24, ठीक है। तो 24 ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में है, सबसे छोटी संख्या। कॉमन का मतलब है दोनों के पहाड़े में उभयनिष्ठ है, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। तो इन दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या 24 है, ठीक है। तो 24, ठीक है। तो 24 क्या होगा, ये 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 24,
तो इस प्रकार से ये एलसीएम का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एचसीएफ को देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या करेगा, एचसीएफ देखिए दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोनों संख्या में वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को भाग कर दे। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम सेम ना इसी नंबर से ये 8 और 12 का हम ना एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखना है जो इन दोनों को ठीक है भाग कर दे। फैक्टर का मतलब होता है भाग कर दे। ठीक है, दोनों को भाग कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या देखना है। ठीक है, तो वैसे तो ये 2 से भाग कर देगा, तो है ना 8 को भाग कर देगा और 12 को भाग कर देगा। फिर क्या है 4 है। ठीक है, 4 ये 8 को भी भाग कर देगा, 12 को भी भाग कर देगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक तो एक है ना 8 को भाग कर देगा और एक 12 को भी भाग कर देगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इन संख्या में से कौन सी संख्या लें, 1 लें, 2 लें कि 4 लें। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका एचसीएफ है ना 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी संख्या, हमने बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। छोटी संख्या तो हो सकती है लेकिन हमने छोटी संख्या से मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ी संख्या से मतलब है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ का मतलब होता है ये 4 है ना इन दोनों को भाग कर देगा। ठीक है, तो यही इसका एचसीएफ का मतलब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एलसीएम एचसीएफ को बहुत आसानी से सीखा। ठीक है, तो इस तरह से हम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ से एक ना संबंध बनता है। वो कौन सा संबंध है, देखिए दोस्तों अगर हमारी कोई सी 2 संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं वो 2 संख्या है ना ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, तो अगर हम ना इन दोनों संख्या की अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है हम कोई 2 संख्या ले लें, अगर हम ना उन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, इन्हीं संख्या का एचसीएफ। ठीक है, इन्हीं संख्या का एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम इन्हीं संख्या का एलसीएम एलसीएम। ठीक है, ए और बी का एलसीएम ए और बी। ठीक है, इनके गुणा के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, देखिए दोस्तों हम किन्हीं 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, हम किन्हीं 2 संख्या की मल्टीप्लाई करें तो बराबर आता है उन्हीं संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक संबंध बनता है, ये एक सूत्र भी बन गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको 2 संख्या दे दी, ठीक है अगर आपको उनका एचसीएफ नहीं दिया है ना तो आप क्या करोगे, इस सूत्र की सहायता से आप ना एचसीएफ निकाल लोगे। 4 चीज़ होती हैं इसमें, अगर आपको एक चीज़ नहीं दी है ना तो इस सूत्र की मदद से आप ना वो चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र होता है। इसका थोड़ा सा बेसिक था, सारा ही हमने कवर कर लिया। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर धनाधन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 5 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 140 के हमें ना बेसिकली इसके गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन हमारा पहला है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने 140 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 140 के अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक अच्छी तरह से देख लोगे ना तो बाकी सभी ऑप्शन को आप ना इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना 140 के करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम ना इसके बेसिकली हमें इसके ना अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ना 2 से काटेंगे। ठीक है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 0 उतारा। ठीक है, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6 और देखिए दोस्तों 2 पंजे 10। ठीक है, ये 35 बार गया। ठीक है, अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये इसकी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 140। ठीक है, 140 के ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए दोस्तों 2 बार आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है 5 गुणा 7। ठीक है, तो 140 का ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑप्शन पहला है ना, ऑप्शन पहला हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली है, आप इसे स्वयं करना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला तीसरा जिसका ऑप्शन है ना ये थोड़ा सा हार्ड है, इसको हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आसान होंगे उनको आप खुद ब खुद ट्राई करना, ठीक है ना दोस्तों। फिर ऑप्शन है, ठीक है, 3825, ठीक है, 3825 हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काट देंगे, 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 5 15 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40 और 25 बचा इधर, तो 5 5 25, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, ठीक है, और 3 बचा, 5 7 35, 17 5 85 और 17 एकम 70, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड होंगे 3825, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए दोस्तों 3 है ना, वो 2 बार है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 गुणा 17, ठीक है। तो इस तरह से 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कितना इजी सवाल है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चौथा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5005, ठीक है, 5005 के हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम ना 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम ना इसको 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच जाएगा 10, ठीक है, 3 3 9, ये 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 एकम 7 और यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। तो 7 चौक 28, 2 7 21, ये दोस्तों 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 7 चौक 28 और देखिए दोस्तों 7 ही 143 आया। अब 143 से कितने से कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या से काटना है जिसके टेबल में लास्ट में 3 आता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 3 27, 9 के पहाड़े में तो 3 आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, 9 7 63, 3 तो आएगा लेकिन ये कटेगा नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, अब काटेंगे 13 से, ठीक है, 13 एकम 13, ठीक है। तो क्या होंगे 5005, ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों 5 7 11 13 ये सभी है ना अभाज्य हैं, सही अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या है 5 7 11 13, ठीक है, 5 गुणा 7, ठीक है, गुणा 11 और गुणा 13, ठीक है। तो ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने किया है ये ना अभाज्य संख्याएं हैं और इसको हमने गुणनखंड में लिखा है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। बेसिकली समझ में आया ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका हम ना, ये तो था हमारा 4वां क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों है 7429, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ठीक है, सबसे मेन जरूरी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो अगर आप एक क्वेश्चन को इजीली से आप कर पाए है ना, तो उसी टाइप से आप ना सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ना 1000 2000 क्वेश्चन करा दूं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चलेगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पीछे का रीजन समझो, इसका बेसिक समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7429, ठीक है, इसको हम काटेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों हम किससे काटेंगे, इसको हम देखिए दोस्तों लास्ट में इसके 9 है, ठीक है। तो 9 किस किस के पहाड़ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको काटेंगे, ये देखिए दोस्तों डायरेक्ट है ना 17 से कटेगा, ठीक है, 17 से कटेगा। देखिए दोस्तों 17 छक्कू 68, ठीक है, 68 यहाँ पर 6 गया तो यहाँ पर 62 हो गया, 17 51, ठीक है, यहाँ पर 11, 17 7 119, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम किससे काटेंगे, अब देखिए दोस्तों हम इसको काटेंगे 19 से काटेंगे, ठीक है। ये 19 से कटेगा, देखिए दोस्तों 19 दूनी 38 होते हैं, ठीक है, 19 दूनी 38, यहाँ पर बचा 5, 19 3 57, अब 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 7429 के करेंगे, ठीक है, 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। यहाँ पर
17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने होगा। देखिए दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम का, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन 3 ऑप्शन है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, 2 ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको खुद ब खुद करना है, ठीक है। 2 ऑप्शन अगर आपने सही तरह से देख लिए ना, तो अपना कितना भी आपको सवाल मिल जाए, आप ना सभी सवाल को ना एकदम से उड़ा दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों बेसिकली हमें ऑप्शन पहला है, ठीक है। ऑप्शन पहला कितना है, ऑप्शन पहला है इसमें, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन पहला है 26 और 91। सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 और 91 की हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे, ठीक है। 26 और 21 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 26 और 91 है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, 26 91 के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। अब 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 91 काटेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। 13 7 51, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, क्या करेंगे 13 से कटेगा, ठीक है। 7 से कटेगा, 7 7 एकम 7 और 7 13 7 91 और 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 26, ठीक है। 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दोस्तों 91 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 7 गुणा 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले कॉमन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन वाले को रखते हैं एक बार, ठीक है। 13। अब देखिए दोस्तों इसमें और कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख देंगे 2 गुणा 7, ठीक है। अब इनको लिख देंगे, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 13 7 91 और 91 दूनी कितने होते हैं, 91 दूनी होते हैं 9 3 18, 180, 2 दूनी 4, ठीक है। 184, ठीक है। 184, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 184, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। जो संख्या हमारी कॉमन मिल जाती है ना, हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी 13 केवल कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाल लिया है और एचसीएफ निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी जाँच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जाँच, ठीक है। जांच करेंगे तो हमें पता है 2 संख्याओं का गुणा, ठीक है। 2 संख्या का गुणा करें तो बराबर आता है उन्हीं संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 संख्या हैं 26 गुणा 91, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एलसीएम कितना है, एलसीएम है यहाँ पर 184 गुणा 13, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है, ठीक है। इनका गुणा करना है और इनका गुणा करना है, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम 13 7 91, 13 की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा और 91 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे ना तो 182 आएगा, ठीक है। 182 इसका जो हमारा एलसीएम होगा ना 182 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 182 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम देखिए दोस्तों 26 की मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2366 और यहाँ पर देखिए दोस्तों 182 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तब भी 2366 आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों पद बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो ये जांच हमारी बिल्कुल पक्की है, ठीक है। हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी कर दिया है और इसकी जाँच भी कर दी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन सेकंड का हम ना सेकंडवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है जो इसका सेकंडवा क्वेश्चन है, ठीक है। 510 और 92 का पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 510, ठीक है, और क्या है 92, ठीक है, 92। अब क्या करना है, इसका पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 पंजे 15, ठीक है, होते हैं 17 पंजे 85, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 7 35, ठीक है, और 17 एकम 17, ठीक है। इसी प्रकार से हम 92 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 4, 2 3 6 और 23 एकम 23, 23 एकम 23, ठीक है। हम क्या करेंगे,
अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं हम ना, पहले हम कॉमन वाली संख्या को लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या को एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा, ठीक है, 17, ठीक है। 17 लिख लिया, 3 5 17 लिख लिया, ठीक है। 3 5 17 गुणा, यहाँ पर 2 और 23 भी कॉमन नहीं था, तो 2 गुणा 23, ठीक है ना दोस्तों। तो इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। यहाँ पर होगा 30 गुणा 17, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों, 30 गुणा, ठीक है, 30 गुणा 17 दूनी 34, ठीक है, 34 गुणा 23, ठीक है। अब इन नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 23,460, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, तो हम देखिए दोस्तों कॉमन देखते हैं, ठीक है। जो संख्या कॉमन होती है वही इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों केवल 2 ही कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसके अलावा और कोई संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी हमें जाँच भी तो करनी है, ठीक है। जाँच करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 510, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 92, ठीक है। जब इनकी 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम है 23,460 और यहाँ पर देखिए दोस्तों एचसीएफ है 2, ठीक है। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगा, ठीक है। बराबर आना ही चाहिए, तभी हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर ही आएंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, ठीक है। दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है, वो भी आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने किया है, आप केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल होगा, ठीक है। इसी तरह से आप कर लेना। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन फर्स्ट उतार लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12, ठीक है, और 15 और 21, ठीक है। इसके में क्या करना है, इसका हमें एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम ना अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम पहले इतना एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 12, ठीक है। 12 की अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमने 12 के लिख लिए हैं, 15 के लिखेंगे, ठीक है। 15 के लिखेंगे तो 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 21 के लिखेंगे, 21 को हो जाएंगे 3 गुणा 7, ठीक है। देखिए दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों हम इसमें ना कॉमन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे एक बार, ठीक है। फिर गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 देखेंगे, 2 की पावर 2 है, 2 किसी में भी कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 2 को हम लिख लेंगे, 2 की पावर 2 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 भी कहीं पर उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 5 लिख देंगे और गुणा 7 लिख देंगे, ठीक है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 चौक 12 और यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 पंजे 60, ठीक है। अब 60 गुणा 7 आया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 7 42, ठीक है, 420। इसका एलसीएम आया 420, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं जो संख्या हमारी कॉमन होती है वही इसका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 3 कॉमन है तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया है, ठीक है। एचसीएफ हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, एचसीएफ होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने करना था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी का हम ऑप्शन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 17, ठीक है, 17 के, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 के, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 29 के। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 17 का, 17 एक अभाज्य ही संख्या है, ठीक है। तो 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ पर देख दो 17 एकम 17, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 एकम 23, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 एकम 29, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है।
LCM निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 के बाद गुणनखंड होंगे 17, ठीक है। 17 गुणा 1, इसी प्रकार से 23 के होंगे 23 गुणा 1 और 29 के होंगे, ठीक है। 29 गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम पहले कॉमन देखेंगे। पहले कॉमन देखिए दोस्तों इसमें कॉमन एक भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है, केवल 1 है, ठीक है। तो 1 को हम लिख देंगे एक बार, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 17 गुणा 23 गुणा 29 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 17, देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339, ठीक है, 339, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम आया है 11,339, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, HCF। देखिए दोस्तों इसमें हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन इसमें केवल 1 है, ठीक है। तो इसका 1 ही एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको आपको ना सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। चैप्टर 1 का ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों HCF 306 और 657 का दिया है 9, ठीक है। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है 306 और 657 उनका एचसीएफ दे दिया है 9, ठीक है। और हमें क्या करना है उन्हीं संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एचसीएफ दिया है, ठीक है, HCF, ठीक है, 306 और 657, ठीक है, 657, ठीक है। क्या दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमें दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि माना ए संख्या है, ए संख्या को हम मान लेते हैं 306, ठीक है। और बी को मान लेते हैं 657, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेसिकली एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, बहुत आसान से निकाल देंगे, ठीक है। हमने एक सूत्र पढ़ा था, अभी सूत्र पढ़ा है a गुणा v, दो संख्या को गुणा होता है उन्हीं संख्या के HCF, ठीक है, HCF, ठीक है, HCF गुणा LCM, ठीक है, LCM का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें देखिए दोस्तों LCM निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे HCF को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से LCM बचेगा, ठीक है, LCM बचेगा a गुणा v, ठीक है, और बटा HCF, ठीक है, HCF। अब देखिए दोस्तों हमारी ए संख्या कौन सी, ए संख्या है 306, ठीक है। बी संख्या कौन सी है 657 बट्टा HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9, ठीक है। हम क्या करेंगे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 9 7 63, ठीक है, 2 बचा, 9 3 27, 9 कम 9, 9 7 63, ठीक है। यहाँ पर बचा 2 और 9 3 27, 306 की मल्टीप्लाई 73 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना आएगा, तो आएगा 22,338, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना आया है, LCM, ठीक है, एलसीएम आया है 22,338, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना था, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या क्या करना है, देखिए दोस्तों 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और देखिए दोस्तों 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है, हमें बताना है। ये दोनों संख्या हमें दी हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने जस्ट अभी इसके पहले बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना पहला वाला क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। इसमें और के बाद संख्या है और से पहले संख्या है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है, ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, कॉमन ले लें, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 11 7 77, 77 और 1 78, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 13 गुणा 78, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इस संख्या को काटेंगे तो ये संख्या कौन कौन से नंबर से कट जाएगा, कौन से इसके फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से कम होंगे। तो देखिए दोस्तों एक तो ये देखिए दोस्तों 13 से कट जाएगा, ठीक है। एक ये देखिए दोस्तों 2 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और एक देखिए दोस्तों ये 78 से भी कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो भाई ये भाज्य संख्याएं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अथाय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अथाय
13, ठीक है। 13 गुणा 78, 78 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। फैक्टर हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या है, इसी प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं। इसका अगला सेकंडवा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको भी बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो हम रीजन तो वही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। हम इसको पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 तो आ गए कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा, ठीक है 1 गुणा, ठीक है 5 कॉमन चला गया, 1 बचा, ठीक है, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है 2 अब गुणा 1 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको करेंगे। देखिए दोस्तों इधर से करेंगे, 1 दूनी 2, ठीक है 2 3 6, अब 6 चौक 24, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 24 गुणा 7 × 42, ठीक है। यहाँ पर आ जाए 24 और 7 × 42, ठीक है 7 × 42 और गुणा 24, ठीक है। और यहाँ पर +1 है, ठीक है +1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 42 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे। तो देखिए दोस्तों 42 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, 1008 और 1 तो 1009 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणा 1009, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके देखेंगे क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो देखिए दोस्तों एक तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। और एक देखिए दोस्तों ये 1009 से कट जाएगा, ठीक है। और ये 1 से कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। जब ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे अथाय, ठीक है अथाय। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणा, ठीक है 5 गुणा 1009, ठीक है 1009 के 2 से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। इसलिए, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने बताया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। भाज्य संख्या आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया तो समझ लो आपने पूरी प्रश्नावली, पूरा चैप्टर ही आपने मिस कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। 100% हर एक बार, हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके समझो 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इस तरह के 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कहने को तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनका अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो आप ना बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने √5 को ना सिद्ध करना सीख लिया, ठीक है, कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर आप देखिए दोस्तों √2, √7, ठीक है, और √3 है। ये सभी क्वेश्चन आप ना इसी क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, ठीक है। जो करने का कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है वो एक ही है, ठीक है। तो आपको ना ये वाला एक क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। और इस तरह के आपको ना 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 तरह से वो होंगे, ठीक है। तो मैं दोनों क्वेश्चन को ही कराऊंगा। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, विरोधाभास विधि का यूज करते हैं, ठीक है। विरोधाभास विधि में क्या होता है, विरोधाभास विधि में होता है कि हम क्या करते हैं उसको ना उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। इसको हम उल्टा मानेंगे, फिर हम क्या करेंगे अपनी ही बात को आगे चल के गलत साबित कर देंगे, ठीक है। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी तो भाई ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे आगे कुछ कैलकुलेशन करके अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। तो भाई जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी
तो √5 एक परिमेय संख्या तो नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो भाई वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ये चीज़ आपको नोट में डाल लेनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल में क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये दोस्तों √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो भाई परिमेय संख्या तो एक बटे की शक्ल में होती है, तो हम क्या करेंगे √5 बराबर कर देंगे √5, ठीक है। यहाँ पर √5 बराबर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं √5, ठीक है। √5 बराबर हो जाएगा a/v, ठीक है। अब देखिए दोस्तों a और b क्या है, a और b ना परिमेय संख्या की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों a b क्या है, हमारे पूर्णांक है, ठीक है, प्लस पूर्णांक है, ठीक है, प्लस पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमारा v 0 नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। और देखिए दोस्तों a v, ठीक है, a v हमारी क्या है, सह अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है एक नंबर लिखा है 21/7 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 7 से काटेंगे, 7 × 21 और 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 पहले थी 21/7, ये ना 7 से कटेगी, ठीक है। तो आ जाए हमारा 3/1, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों अब एक ऐसी संख्या है, ये परिमेय संख्या थी, अब परिमेय संख्या की ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये कटने के बाद 3/1 आ गई, ठीक है। अब ये संख्या अब किसी नंबर से नहीं कट पाएगी, ठीक है। ये केवल 1 से कटेगी, 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी नंबर से ना कटे, तो वो होती है हमारी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो a और b हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो केवल 1 से कटेंगे, ठीक है, 1 से कटेंगे, 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो वो होती है हमारी सहभाज्य संख्या, ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है √5, ठीक है, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों √5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और बटा a/v का वर्ग करेंगे, ठीक है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे √5 का वर्ग आएगा 5, ठीक है, और a² बटा v², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे पर मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे 5 और b² की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों b² बराबर a² बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ना इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 क्या है, a² को भाग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है, 5 a² को, ठीक है, a² को भाग कर रहा है, ठीक है, भाग कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, ठीक है, जब 5 a² को भाग कर रहा है तो भाई 5 है ना, 5 a को भी भाग करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, इस चीज़ का लॉजिक ना अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको लिख देना है, ठीक है, 5 a को भी, ठीक है, a को भी भाग करेगा, ठीक है, भाग करेगा, भाग करेगा। अब इसको ना समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों माना कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है 24, ठीक है, 24 है, वो क्या है, वो ना 3 से भाग हो रहा है, ठीक है, 3 × 3 3 × 8 24, ठीक है, 8 बार जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका वर्ग कर दें, 24 24 होता है, 24 24 हुआ है 576, ठीक है। अब 576 भी 3 से भाग हो जाएगा भाई मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों 3 × 3 3 × 27 और 3 दूनी 6, तो ये गया 192 बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब कोई नंबर 3 से भाग होगा, अगर हम उसका वर्ग भी कर देंगे ना, तो वो नंबर है ना 3 से ही भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब हमारा a² है ना 5 से भाग होकर ना वो b² देता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हमने 24 के वर्ग, ठीक है, 24 के वर्ग को हमने 3 से भाग किया तो भाई वो 192 दे रहा था, ठीक है। जब हमने क्या किया 24 को हमने 3 से भाग किया तो भाई वो 8 दे रहा था, ठीक है। तो दोनों संख्या हमारे लिए अलग अलग मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर a² 5 से भाग होकर b² देता है। अब देखिए दोस्तों जब हमारा a है ना, a 5 से भाग होगा ना तो वो कोई दूसरी संख्या देगा, तो हम मान लेते हैं तो वो है ना c देगा, ठीक है। अब c क्या है, c यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई है। देखिए दोस्तों a² 5 से भाग होकर b² दे रहा था, ठीक है। जब हमने क्या करा, जब हमने a को 5 से भाग करा तो भाई कुछ ना कुछ भागफल आएगा और वो आया c, ठीक है। मान लेते हैं कि c आता है, ठीक है, और c यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमें करना है। अब देखिए दोस्तों हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, a बराबर 5c। अब a का मान समीकरण 1 में डालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों b²
बराबर, ठीक है, ए की जगह 5 सी करेंगे, 5c। अब इसका स्क्वायर कर देंगे बटा 5, ठीक है, यहाँ पर 5। अब 5 पंजे 25, सी स्क्वायर बटा 5, ठीक है, 5 कम 5, 5 पंजे 25। 5 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 है ना, वो बी स्क्वायर को भाग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को भाग, ठीक है, भाग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। और देखिए दोस्तों 5 है ना, बी को भी भाग कर रहा है, ठीक है, बी को भी भाग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी, ठीक है, इसका लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 एक ऐसी संख्या है जिसने बी को भाग कर दिया और देखिए दोस्तों यहाँ पर ए को भी भाग कर दिया, ठीक है। 5 ने बी को भाग कर दिया और ए को भाग कर दिया। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। हम क्या माने थे, हम तो माने थे कि ए और बी एक ऐसी संख्या है जो सहभाज्य संख्या है, जो केवल 1 से कट सकती हैं, 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ए और बी क्या है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको हम ना और ज़्यादा नहीं काट सकते। लेकिन हमने अभी कल्पना की कि ए और बी 5 से भाई कट रही हैं, 5 भी एक ऐसी संख्या है जो ए और बी को काट रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी गलत साबित हो गई। जो सहभाज्य संख्या है, जब ये 5 से कट रही हैं तो भाई ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। जब ये चीज़ हमारी गलत साबित हो गई तो इसके बराबर √5 है, ये भी हमारी गलत साबित हो गई, ठीक है। अब जब ये भी गलत साबित हो गई तो भाई इससे पहले कि ये वाली बात भी तो गलत साबित हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती तो यही है ना, जब हमने इसको ही हमने गलत माना, इसकी वजह से हमारा ये वाली आगे कैलकुलेशन आई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन की वजह से जब हमने आगे किया तो सारा चीज़ हमारा गलत साबित हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा है, तो ये चीज़ हमारी पहले तो गलत साबित हुई, ठीक है। जब ये चीज़ गलत साबित हुई तो ये भी गलत साबित होगी, सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी गलत साबित होगी। जब ये गलत साबित होगी तो ये भी गलत साबित हुई, सारा ये गलता यार आया है, ठीक है। तो किसकी वजह से ये फॉल्ट आया है, तो ये इसकी वजह से आया है। हमने मान लिया था कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, तो इसलिए हमारी ये चीज़ गलत साबित हो गई है। जब ये गलत साबित है तो √5 एक परमेय संख्या कभी भी नहीं होगा, ये एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, इसमें देखिए दोस्तों आपको ना लिखने के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ना इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, किस तरह से समझना है, केवल आपको ना वो समझना है, ठीक है। अगर आपने लिखना इसको सीख लिया ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली से कर पाओगे और इसमें ना फुल नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको लिखना कैसे है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्तों इसको लिखना है, इसका मतलब ए और बी 5 से भाग हो रहे हैं, परंतु हमने माना कि ए और बी सहभाज्य संख्या हैं, तो हमारी कल्पना गलत साबित हो गई है। तो √5 एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जब परमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप ना किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, केवल आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम एक और इसी की तरह क्वेश्चन लेते हैं सिद्ध करने वाला, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसी की तरह क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। वो वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लेंथी करा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी तरह से वो होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम ना थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो अपना हर तरह के क्वेश्चन ना इसी आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है। आप ना अपरमेय संख्या में, ठीक है, अपरमेय संख्या में अपना परमेय संख्या को, ठीक है, परमेय संख्या को चाहे प्लस करो, ठीक है, अब चाहे माइनस करो, वो ना अपरमेय संख्या ही निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 को हम ना अपरमेय संख्या में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अपरमेय संख्या ही तो निकल के आएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, इसको हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मानेंगे, लिखते हैं। देखिए दोस्तों माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। जब परमेय संख्या है बटे की शक्ल में होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 √5, ठीक है, बराबर ए और वी, ठीक है। ए और वी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए वी, यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, प्लस पूर्णांक है, ठीक है, प्लस पूर्णांक ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर v क्या है, v यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों a और v, ठीक है, और v सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य,
अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको यहाँ पहले हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ग किया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, हम केवल √5 को अकेला छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम 3 को इधर लेके आएंगे, प्लस का माइनस को हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस, अब देखिए दोस्तों a-3 और यहाँ पर a/b तो है ही। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है 3 यहाँ प्लस में था, यह माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 क्या है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये भी भाग में आ जाएगा। ठीक है, 2 और इसके बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, भाग कर दिया। आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 भी यहाँ पे हम ना एलसीएम ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a माइनस, ठीक है यहाँ पे आएगा 3v। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए a-3v/2v। ठीक है, यहाँ पर √5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मैं और आगे सफाई से लिख देता हूँ √5। ठीक है, √5 बराबर, ठीक है a-3v/2v। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये बट्टे की शक्ल में है। ठीक है, और जब बट्टे की शक्ल में होती है तो भाई वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a-3v/2v, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ये एक परिमेय संख्या है। जब देखिए दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी, ये इसके बराबर √5 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम जस्ट इसको सॉल्व किए थे, सिद्ध कर रहे थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये तो परिमेय संख्या, इसके बराबर ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन भाई ये तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो गड़बड़ साबित हो रही है। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ गड़बड़ साबित हो रही है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हम माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या है a/b। ठीक है, जब हम इसको सिद्ध करे थे तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, ये तो हमारा गलत हो रहा है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या आ गई है, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या आएगी और अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या आएगी, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी गलत साबित हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से। और ये चीज़ हम क्यों लिखे थे, इसकी वजह से। तो भाई ये चीज़ ही गलत है, जो हम कल्पना करे थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ हमारी गलत साबित हो रही है। इस चीज़ को हम भाई गलत मान लिए थे। ठीक है, हमने कुछ माना था और हमारी गलत साबित हो गई, हमने गलती मान लिया था, हमारी गलती की वजह से ये सारी चीज़ यहाँ पर गलती निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसलिए अब इसको हम कैसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब वो लिखना यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आप। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना आता है a-3v/2v एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अब इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम तो जानते हैं, हमने अभी सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारी कल्पना गलत साबित हो गई। हमने क्या कल्पना करी, हमने कल्पना करी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हमने कल्पना करी और ये कल्पना हमारी गलत साबित हो गई। जब ये ही हमारी गलत साबित हो गई है तो देखिए दोस्तों जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो भाई फिर ये इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने आज की वीडियो में चैप्टर को 1 शॉट में बिल्कुल कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो देखिए दोस्तों आपका ना चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1। ठीक है, 1 शॉट में हमने कवर करा है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ आई होगी और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।